नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आज अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रणाली में तत्काल सुधार पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत विश्व व्यापार संगठन में सुधार और आधुनिकीकरण का प्रबल समर्थक। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरों में पिछले 30 वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा की। जल शक्ति मंत्रालय बांधों की सुरक्षा के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर आज कार्यशाला आयोजित कर रहा है। रॉयटर्स संस्थान की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचार में श्रोताओं का सर्वाधिक भरोसा। विख्यात समालोचक और भाषाविद प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का निधन। भारतीय पैरा भारोत्तोलक मनप्रीत कौर और परमजीत कौर ने दक्षिण कोरिया में एशिया ओशनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते। और जकार्ता में एचएस प्रणॉय और समीर वर्मा इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर के मैच खेलेंगे। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जा रहे हैं। वे मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। धर्मशाला पहुंचने पर प्रधानमंत्री रोड शो में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के दौरे की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस 2 दिन की है और इस कॉन्फ्रेंस में वो पूरा समय रहेंगे। 8 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री जी का आना हिमाचल प्रदेश में शिमला में हुआ था और इसके पश्चात अभी धर्मशाला में आ रहे हैं। तो हम सब हिमाचल वासी बहुत भाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्नेह हिमाचल के प्रति सदैव रहा है और उस स्नेह के अनुरूप जो है अभी फिर से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने इस बैठक को निर्धारित किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 200 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शहरी प्रशासन, फसल विविधता और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता पर भी व्यापक विचार विमर्श होगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल शाम धर्मशाला में नीति आयोग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्य सचिवों का 3 दिन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन कल संपन्न होगा। भारत और आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक आज से नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। ये वार्ता आसियान भारत संवाद संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने और आसियान देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। आसियान के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्री और आसियान महासचिव इस वार्ता में हिस्सा लेंगे। आसियान भारत संवाद संबंधों की शुरुआत वर्ष 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी के साथ हुई थी, जो दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी में बदल गई। इसके बाद 2002 में शिखर स्तर की वार्ता आयोजित हुई थी और 2012 में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 12वीं बैठक कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने विश्वसनीयता, समानता और उत्तरदायित्व के साथ वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रणाली में
तत्काल सुधार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए बिना किसी शर्त के आपसी सहयोग बढ़ाना होगा। श्री डोभाल ने ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह में वर्तमान सहयोग का स्वागत किया तथा महामारी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए इसे जारी रखने पर बल दिया। श्री डोभाल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने भरोसेमंद और समायोजी आपूर्ति श्रृंखला के महत्व का भी उल्लेख किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन में ठोस सुधारों तथा संतुलित और समावेशी आधुनिकीकरण उपायों का प्रबल समर्थक है। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सुधारों पर विशेष सत्र में श्री गोयल ने कहा कि संगठन के सदस्यों को उरुग्वे समझौते के वर्तमान असंतुलन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक उद्देश्य सदस्य देशों, विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में मदद करना है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि विशेष और पृथक उपाय सभी विकासशील देशों का अधिकार है और इसके प्रावधान प्रासंगिक रहने चाहिए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक मात्रा में तेल उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष जून के पूर्वार्ध में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 50% तक की वृद्धि हुई है। तेल कंपनियों ने डिपो और टर्मिनलों पर स्टॉक बढ़ाकर बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की तैयारी कर ली है। मंत्रालय ने कहा है कि ये कंपनियां इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशन भोगियों और बुजुर्ग नागरिकों के लाभ के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करेगा। ये पोर्टल पेंशन के निर्बाध प्रसंस्करण, जांच और वितरण में भी मदद करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई से शुरू होगी। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में आवेदन आमंत्रित किए हैं। सफल बोलीदाताओं को 7.2% की ब्याज दर पर 20 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने की अनुमति होगी। इस नीलामी से प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम को 10 साल की अवधि के बाद वापस किया जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क नहीं होगा। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों को सबसे अधिक भरोसा है। इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार जैसे लोक प्रसारक पर लोगों का सबसे अधिक विश्वास है, जबकि नए डिजिटल मीडिया के साथ साथ 24 घंटे के टेलीविजन समाचार चैनलों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। भारतीय समाचार ब्रांड के सर्वेक्षण के अनुसार प्रामाणिकता और सटीकता के मामले में आकाशवाणी समाचार पर 72% और दूरदर्शन समाचार 71% लोगों का भरोसा कायम है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आकाशवाणी की सराहना की है। मैं समझता हूँ ये निश्चित रूप से बहुत का विषय है कि राइटर्स के जहन में जो है ये ऑल इंडिया रेडियो जो है वो बहुत सबसे बेहतरीन सुविधाएं देने की दृष्टि से आंका गया है। मैं बधाई देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में आज की तारीख में भी ऑल इंडिया रेडियो बहुत बड़ा लोगों का एक विश्वास है। और ऐसे में लोगों को इस प्रकार से सूचनाएं देना, जानकारी देना, सारी चीजों के लिए जिस प्रकार से ऑल इंडिया रेडियो अपनी भूमिका वर्षों से निभा रहा है और उनके उस योगदान को देखते हुए राइटर्स ने जिस प्रकार से उनको सम्मानित किया है एक तरह से, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने भी आकाशवाणी समाचार की प्रशंसा की। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था रॉयटर्स ने ऑल इंडिया रेडियो को सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल
के रूप में सराहा है और उसको रैंक किया है। ये हम सब भारतीय वासियों के लिए गर्व है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया रेडियो पे जो सारे कार्यक्रम हैं वो पूर्णतः वैलिड, सही इंफॉर्मेशन होती है और लोगों दूर दराज के उन एरिया में भी पहुंच जाता है जहां पर आमतौर पे समाचार पहुंचना आसान नहीं होता। बहुत बहुत मुबारक। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने शहर से बंदरगाह को जोड़ने के लिए सूरत में इस्पात धातु की तलछट से निर्मित पहले 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी तरह के कचरे को संपदा में बदलकर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने और संसाधन कुशलता को बढ़ावा देने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय सड़क निर्माण, कृषि, रेलवे की गिट्टी और हरित सीमेंट बनाने में इस प्रकार की सामग्री का उपयोग करने के विभिन्न विकल्प तलाश कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय देश में प्रभावी बांध सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक करना और बांध सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पिछले वर्ष 30 दिसंबर से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य बांधों से जुड़ी आपदाओं की रोकथाम के लिए विशेष बांधों का रखरखाव, संचालन और निगरानी सुनिश्चित करना तथा संस्थागत संचालन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। देश में लगभग 5,334 बड़े बांध हैं और 411 बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। देश में बांधों की वार्षिक जल भंडारण क्षमता 300 अरब घन मीटर है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 2,394 बांध है। मध्य प्रदेश दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। इनमें से 80% बांध 25 वर्ष से अधिक और 227 बांध 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। बांधों के पुराने होने और उनके रखरखाव में कमी से बांध सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आज अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रणाली में तत्काल सुधार पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत विश्व व्यापार संगठन में सुधार और आधुनिकीकरण का प्रबल समर्थक। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरों में पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा की। जल शक्ति मंत्रालय बांधों की सुरक्षा के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर आज कार्यशाला आयोजित कर रहा है। रॉयटर संस्थान की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचार में श्रोताओं का सर्वाधिक भरोसा। विख्यात समालोचक और भाषाविद प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का निधन। भारतीय पैरा भारोत्तोलक मनप्रीत कौर और परमजीत कौर ने दक्षिण कोरिया में एशिया ओशियाना ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते और जकार्ता में एचएस प्रणॉय और समीर वर्मा इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में दूसरे दौर के मैच खेलेंगे। निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 29 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। कल नई दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा करने के विषय पर चर्चा की गई। ये बैठक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बुलावे पर हुई थी, जिसमें
17 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कल शाम ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल की कार्यप्रणाली पूरी तरह सटीक और लक्ष्य को भेदने में सक्षम साबित हुई। परीक्षण के दौरान मिसाइल अपने सभी संचालनगत और तकनीकी मानकों पर खरा उतरी। विख्यात समालोचक और भाषाविद प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का कल रात निधन हो गया। 91 वर्षीय नारंग ने अमेरिका में अंतिम सांस ली। साहित्य में योगदान के लिए श्री नारंग को पद्म भूषण और साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने उर्दू के साथ हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकें लिखी। वे दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे। श्री नारंग उर्दू सहित 6 अन्य भारतीय भाषाओं के अच्छे जानकार थे। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने कहा है कि राज्य सरकार जल्दी ही परिवारों की महिला प्रमुखों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता देना शुरू करेगी। कल मदुरई में श्री त्यागराजन ने कहा कि सरकार इस योजना के लिए पात्र महिलाओं के आंकड़े संकलित कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में इस सहायता का आश्वासन दिया गया था। तेलंगाना में स्कूली शिक्षा विभाग ने 2वीं से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 4 सप्ताह का ब्रिज कोर्स शुरू किया है। इसका उद्देश्य कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 4 स्तरों के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार किया है। हर 2 सप्ताह पर कार्यक्रम का आकलन किया जाएगा। 4 सप्ताह का ये नया पाठ्यक्रम बच्चों को पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम के बुनियादी विषय सीखने और नए शैक्षणिक वर्ष की तैयारी में सहायक साबित होगा। अमरीकी केंद्रीय बैंक ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दर में लगभग 30 वर्ष में सबसे बड़ी वृद्धि की घोषणा की है। फेडरल रिजर्व ने कल कहा कि आधार दर में 1.5 से 1.75% की वृद्धि की जाएगी। मार्च से ब्याज दर में ये तीसरी वृद्धि होगी। ये 1994 के बाद से ब्याज दर में सबसे बड़ी वृद्धि होगी। इससे मकान, वाहन और अन्य चीजों के ऋण महंगे हो जाएंगे। भारत के एचएस प्रणॉय और समीर वर्मा आज जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दूसरे दौर के मैच खेल रहे हैं। पुरुष डबल्स में ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन की भारतीय जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय पैरालिफ्टर मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने कल दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग की एशिया ओशेनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते। भारोत्तोलन की इस प्रतियोगिता के पहले दिन मनप्रीत कौर ने महिलाओं के 41 किलोग्राम भार वर्ग में 88 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने कुल 173 किलोग्राम भार उठाया। पुरुष वर्ग में परमजीत कुमार ने 49 किलोग्राम भार वर्ग के 2 दौर में 160 और 163 किलोग्राम वजन उठाया, जो उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। नामिए नाओ ज्ञानेर बोझा, सইতে नारी बोझार भार, আমার সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে নয়নে তেরি অন্ধকার। 16 जून अमर स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। चित्तरंजन दास ने अपनी स्नातक की पढ़ाई 1890 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। उसी वर्ष वे आईसीएस क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इस सेवा में अंग्रेजों का वर्चस्व था। दुर्भाग्य से वे फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने विधिक सेवा में आने का विकल्प चुना।
इंग्लैंड में रहते हुए चितरंजन दास ने हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी की जीत के लिए प्रचार किया। সেই যে শিরে মোহন চূড়া সেই তো হাতে মোহन বাঁশি। 2 वर्ष बाद वे भारत लौटे और एक बैरिस्टर के रूप में कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक वकील के रूप में चितरंजन दास ने राजनीतिक अपराधों के आरोपी भारतीयों का बचाव किया। वे राजद्रोह के आरोपी ब्रह्मबांधव उपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्ता जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बचाव पक्ष में उतरे। 1908 में दास को व्यापक श्रेय और ख्याति मिली जब उन्होंने अलीपुर बम कांड में औरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। विपिन चंद्र पाल से उनका बहुत निकट सहयोग रहा। दास ने बिपिन चंद्र पाल और औरबिंदो घोष को अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के प्रकाशन में मदद की। स्वदेशी के विचार में चितरंजन दास की गहरी आस्था थी। कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांव के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण का विचार सामने रखा, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन और सहकारी ऋण संस्थाओं की स्थापना जैसे कदम उठाए जाने थे। 1920 तक दास ने ऐशो आराम का जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया और सक्रियता से असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया। 1921 में आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें पत्नी और पुत्र के साथ 6 महीने की जेल की सजा हुई। সেই মূরতি ফেরবো বলে পরাণ বড় অভিলাষী একবার। दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस में स्वराज पार्टी का गठन किया। इस नवगठित पार्टी का उद्देश्य 1923 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना और काउंसिल चैम्बर्स के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से ब्रिटिश राज को समाप्त करना था। पार्टी को केवल 40 सीटें मिल पाईं। ये संख्या कोई विधायी प्रभाव डाल पाने के लिए काफी कम थी। 16 जून 1925 को चितरंजन दास के निधन के बाद ये पार्टी विघटित हो गई। दास के निधन के केवल 1 महीने पहले महात्मा गांधी दार्जिलिंग में उनसे मिले थे। उनसे मिलने के बाद गांधी जी ने कहा था, जब मैं दार्जिलिंग से लौटा तो बहुत कुछ पीछे छोड़ आया, जिसके बारे में पहले कभी मैंने सोचा तक नहीं था। देश बंधु के प्रति मेरे लगाव और ऐसी महान आत्मा के लिए मेरे प्रेम सद्भाव की कोई सीमा नहीं थी। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 5 अप्रैल 1910 को जोधपुर में हुआ था। बाल मुकुंद ने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों से प्रेरित होकर 1934 में जोधपुर में राजस्थान चरखा संघ की स्थापना की। मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष जय नारायण व्यास के निकट संपर्क में आकर बालमुकुंद बिस्सा मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य बन गए। जब जय नारायण व्यास और परिषद के अन्य प्रमुख नेता 1940 में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए, तो बिस्सा ने कमान संभाल ली और सफलतापूर्वक आंदोलन का नेतृत्व किया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उन्हें 9 जून 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर स्थितियों और बेहतर व्यवहार की मांग करते हुए भूख हड़ताल की। जेल अधिकारी बड़ी क्रूरता से पेश आए और भूख हड़ताल पर ही उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। 4 दिन बाद ही 16 जून 1942 को उनका निधन हो गया। भारत माता के इस निर्भीक और साहसी सपूत को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।
सेना ने कहा है कि 3 महीने बाद अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने बताया कि अब से 6 महीने बाद अग्निवीर रंगरूट सेना प्रशिक्षण केंद्रों में होंगे और 1 वर्ष बाद वे बटालियनों में शामिल कर लिए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने 4 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अग्निपथ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी निर्णय है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवा देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान करने में सक्षम होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के अंतर्गत काम कर चुके युवाओं को नौकरी देने में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मातृभूमि की सेवा करने के बाद इन युवाओं को यूपी पुलिस भर्ती और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। और अब मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में मानसून आने में अभी समय लगेगा। मौसम वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं। अभी जो है लेटेस्ट ये कि जो प्री मानसून शावर है एक WD आ रहा है, तो उसके वजह से 3 दिन तक जो 16, 17, 18 शाम को या नाइट को होगा स्पेल कहीं ना कहीं दिल्ली में, और इसीलिए तापमान जो है हीट वेव नहीं रहेगा। तो यही है लेटेस्ट। और जो हमारा जो मानसून का जो एडवांस है वो तो पेनिनसुलर इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में चल रहा है, और दिल्ली के लिए हम लोग कोई डेट नहीं किया, ठीक है ना। अभी टाइम है बारिश का। अभी तो बस येलो जो थंडरस्टॉर्म होता है और ये जो चलता है कभी कभी स्ट्रांग विंड, उसी का है। ज्यादा हेवी रेन का हम लोग अलर्ट नहीं दिया। इस बीच दिल्ली में कल रात गरज के साथ बारिश हुई। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज आंशिक बादल छाए रहेंगे। बौछारें पड़ने की भी संभावना है। श्रीनगर और जम्मू में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश हो सकती है। लेह में बादल छाए रहेंगे। गिलगित में बादल और वर्षा की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम को बादल छाए रह सकते हैं। और रवि, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, सेना की विशेष अग्निपथ योजना में अनुबंध पर भर्ती होने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल सहित विभिन्न राज्यों द्वारा भर्ती में प्राथमिकता आज के अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। दूरसंचार सेवाओं में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को कैबिनेट की मंजूरी राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और लोकसत्य की पहली खबर बनी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, देश में 5G जल्द, नेट स्पीड 10 गुना होगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एकजुटता और आम सहमति बनाने के लिए हो रही गहमागहमी पर भी अधिकांश अखबारों की नजर है। प्रवर्तन निदेशालय की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ को अखबारों ने अपने अपने आंकलन के अनुसार दिया है। लोकसत्य ने पहले पन्ने पर खबर दी है, फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। एक ही दिन में 30% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। कल शाम उत्तरी भारत में कई स्थानों पर बौछारों से तापमान में कुछ राहत को दैनिक ट्रिब्यून ने प्रमुखता दी है। पत्र लिखता है, राहत की बात है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम के गर्म रुख में कमी के संकेत मिले हैं। हल्की बारिश से पारा करीब 5 डिग्री उतरा। अमर उजाला ने लिखा है, आज से 5 दिन तक बारिश संभव। कुछ अखबारों ने चेरापूंजी में जून में पिछले 27 साल में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड टूटने की खबर दी है। राजस्थान पत्रिका ने उम्र का दर्द शीर्षक से विशेष आलेख में लिखा है, भारत में बुजुर्गों की आबादी में से 36% काम करने को तैयार हैं और 40% ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। हालांकि 71% बुजुर्ग किसी तरह का काम नहीं कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली में सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए एक्शन प्लान पर काम शुरू होने की खबर के साथ लिखा है, 77 कॉरिडोर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान का काम चलेगा। फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण हटेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आज अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रणाली में तत्काल सुधार पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत विश्व व्यापार संगठन में सुधार और आधुनिकीकरण का प्रबल समर्थक। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरों में पिछले 30 वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा की। जल शक्ति मंत्रालय बांधों की सुरक्षा के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर आज कार्यशाला आयोजित कर रहा है। रॉयटर्स संस्थान की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचार में श्रोताओं का सर्वाधिक भरोसा। विख्यात समालोचक और भाषाविद प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का निधन और जकार्ता में एचएस प्रणॉय और समीर वर्मा इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर के मैच खेल रहे हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।